अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, आईसीएमए एसएफएम एसएल2 का पोस्ट रिजल्ट सेशन जो है शुरू होने जा रहा है जी। मेरा नाम सऊद तारिक है। आपके सामने मैं एजेंडा रख देता हूँ। पहले हमारे पास क्या क्या एजेंडा होगा और फिर हम बारी बारी चीज़ों पे जो है वो बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं कि जून 26 का रिजल्ट अभी परसों यानी कि 11 जुलाई को जो है वो आया है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 148 के करीब लोग जो है पूरे पाकिस्तान से क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, आईसीए में। और मगर ऑब्वियस ही बात है, जिस तरह रिजल्ट है, प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, सीए होता है, एसीसीए होता है, आईसीए में होता है, तो वहाँ पे हर बच्चा पास नहीं हो पाता। एमबीए बीबीए कितना नहीं है ये। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पास नहीं हो पाते। तो आज का सेशन उनके लिए है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स पास होते हैं उनको मुबारकबाद भी पेश की गई, उनको मैसेज भी कराया गया हमारी तरफ से, जो हमारी तरफ से रजिस्टर्ड हुए थे। मगर बात यह है कि जो लोग पास नहीं हो सके उनके लिए उनके साथ कौन खड़ा है, तो उनके लिए ये सेशन है आज। ठीक है जी, तो पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, उसके बाद आईसीएमए का जो ये पेपर है एसएफएम, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या मेन रीजंस थे, मैंने एक लिस्ट बनाई है रीजंस की जो कि कॉमन रीजन है। अच्छा, मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, उन लोगों से भी फीडबैक लिया है जो लोग पास नहीं कर सके। और इस अटेम्प्ट में नहीं। ठीक है, मैं भी थोड़ा आपको बैकग्राउंड भी बता दूंगा, मैं कब से आईसीए में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और मैंने पिछले अटेम्प्ट का भी फीडबैक लिया और जो लोग पास हुए उनसे भी फीडबैक लिया कि यार आपने ऐसा क्या किया। उनको में से कुछ लोगों को मैं आज बुलाऊंगा भी जरा। ठीक है, तो एक लिस्ट मैंने तैयार की, इस पर जरा हम बात करेंगे। अच्छा, एक डिस्कशन होगा कि क्या पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है हमारा, और अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, हमने क्या किया है, सही है, क्या हम अपने आपको अपडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ऑनलाइन एग्जाम में गलती जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में आइडेंटिफाई की थी, जो लोगों ने पिछले अटेम्प्ट में वो गलती जो है की थी, इस अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो पास हो गए। तो क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, मेन टॉपिक एसएफएम के क्या है जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, वैसे तो हमें किसी भी टॉपिक पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, मगर कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं। मतलब एसएफएम बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं एसएफएम को के टुकड़े कर दूं, मेन मेन पार्ट बना दूं, तो क्या क्या मेन पार्ट बनेंगे और उसके अंदर भी सब टॉपिक को हम जो है मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। और रिकमेंडेड अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए पेपर में आप बैठे, तो उससे पहले पहले ये सारे टिक मार्क्स लगे होने चाहिए। अगर ये टिक मार्क्स लगे हैं तो ठीक है, अगर ये टिक मार्क्स नहीं लगे हुए तो इसका मतलब तैयारी सही नहीं है, तैयारी सही नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा हमें अपने आपके साथ सिंसियर होना पड़ेगा। हमारे लेक्चर्स अगर आप लेते हो तो क्या फायदा होगा, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इसके अलावा ये कि अप्रोच और सीक्वेंस, अगेन सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगेन मैं अपनी सीक्वेंस बता दूंगा, हो सकता है आप इस सीक्वेंस से एग्री करें, हो सकता है एग्री ना करें। मेरा खुद अल्हम्दुलिल्लाह सीए फाइनल का ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 12 साल का तजुर्बा हो गया तकरीबन। ठीक है, तो मैं अपने तजुर्बे की बेस पे आपसे जो है बात करूंगा, और एसएफएम भी कुछ टाइम से पढ़ा रहा हूँ। पीआई के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद सक्सेस स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग पास कर गए हैं जी, मेरे ख्याल से उनका जो है एक कंट्रीब्यूशन होता है उन लोगों के लिए भी जो आगे जाके पास करने वाले होते हैं। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से उस पर भी हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पीआई के वाले या रेगुलर वाले, दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मैंने बुलाया है, रेगुलर वालों को भी बुला लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि पीआई के वाले पास हो रहे हैं, रेगुलर वाले नहीं हो रहे हैं। रेगुलर वालों का ख्याल ये हो रहा है पीआई के पास हो रहे हैं, पीआई के वालों का ख्याल हो रहा है कि ख्याल होता है कि रेगुलर वाले पास हो रहे हैं, पीआई के नहीं हो रहे। तो दोनों तरह के स्टूडेंट जो है इंशाल्लाह हो सका टाइम की, हमें टाइम ने हमें इजाजत दी तो हम बात करेंगे, और लास्ट में आपके क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। मेरा नाम सऊद तारिक है जी। अगेन अगर मैं थोड़ा सा जो है वो अपने बारे में बताऊं, तो 2006 में मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया था। 2008 में मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया था। उसके बाद 2010 में मैंने अपना एसीसीए भी कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैं 2011 में केपीएमजी, ठीक है जी, केपीएमजी तासीर हादी एंड को में ऑडिट फर्म में जो है वो चला गया था, और मैंने उसी में ही सीए में एनरोलमेंट भी करा ली थी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 2014 तक मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी आर्टिकलशिप एंड हुई तो मैं सीए क्वालिफाई हो गया, एसीए हो गया। ठीक है, मेरा सीए क्वालिफाई हो गया। मगर मैं केपीएमजी में कंटिन्यू रहा 2017 तक, 2017 तक मैं केपीएमजी में ही रहा। और 2017 में मैंने केपीएमजी को खैराबाद कह दिया। उसके बाद कुछ टाइम मैंने 2018 में इंडस्ट्री में गुजारा, बहुत थोड़ा सा अरसा। और 2018 में ही मैंने अक्टूबर के महीने में अपनी एक फर्म स्टार्ट कर ली जिसका नाम है ST&Co। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2026 आ गया है, और मैं ST&Co के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी सर्विसेज देता हूँ, जिसमें अकाउंटिंग की सर्विस है, जिसमें टैक्सेशन की सर्विस है लिमिटेड ऑब्वियसली, एंड इंटरनल ऑडिट की सर्विस है, एडवाइजरी की सर्विस है, और ऑब्वियसली ऑडिट की भी कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, टीचिंग से बहुत पुराना रिश्ता है। ठीक है जी, टीचिंग मैंने शुरू कर दी 2005 में, जब मेरा ओ लेवल्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तब मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी।
2005 से लेके अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड बात करूँ 2014, इन 9 सालों के अरसे में मैंने लगातार ओ लेवल्स को पढ़ाया है, ए लेवल्स को पढ़ाया है, ACCA को पढ़ाया है, और कुछ मैथ्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी करें। देन इन 2014 आई डिसाइडेड टू स्टार्ट CA टीचर। अगेन मेरा उस वक्त CA कंप्लीट नहीं हुआ था, CA मेरा एंड हुआ है 2014 के एंड में, मगर 2014 में ही मैंने अगस्त के महीने में गालिबन, ठीक है, मैंने CA का बहुत मुश्किल पेपर होता था उस वक्त, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल F का मैक, ठीक है, ये मैंने पढ़ाना शुरू। और फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बता देता हूँ कि उसके बाद मैंने 2016 में BFD पढ़ाना शुरू किया, ठीक है जी, लिमिटेड पोर्शन पढ़ाना शुरू किया। कॉस्टिंग भी पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने 2015 में, ठीक है जी। इसके अलावा मैं अगर आज मतलब फिर 2020 में आई गेस मैंने ये एक पेपर होता था MFA कैफ का, वो पढ़ाना शुरू किया, ठीक है जी। 2021 में मैंने MSA 2 एक पेपर, वो सबसे आखिरी पेपर होता है जो अब जाके ये केस स्टडी हो गया हमारा, बिल्कुल आखिरी पेपर होता है CA का, ठीक है जी, वो भी मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है जी। और आज अगर मैं बात करूँ 2026 में, तो मैं BFD पढ़ाता हूँ, जिसे SBF कर दिया गया है, BFD कह लें आप उसको, ठीक है जी। इसके अलावा मैं केस स्टडी का पेपर पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं CA कैफ का कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ। कॉफ कैफ का एक पेपर है MFA, वो पढ़ाता हूँ मैं। और एक पेपर अभी अभी खत्म हुआ है CFAP 3 का था, FPM फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर था, वो पढ़ा, ठीक है जी। अच्छा, ICMA कब से पढ़ाना शुरू किया? ICMA मैंने पढ़ाना शुरू किया है 2025, ठीक है जी, अक्टूबर से। अक्टूबर कह लें, नवंबर कह लें आप भले, क्योंकि अक्टूबर में मैंने कल से स्टार्ट करना चाहा था मगर अक्टूबर में स्टार्ट नहीं हो सकी थी क्लासेस। नवंबर 2025 में, थैंक्स टू ICMA मैनेजमेंट, सिटी कैंपस के अंदर जो है मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना। और फरवरी 2026 के लिए जो है वो मैंने पढ़ाया था अल्हम्दुलिल्लाह, और फरवरी 2026 में काफ़ी बच्चे जो है वो पेपर भी दिया, उन्होंने पास भी हुए माशाल्लाह, ठीक है जी। हालांकि वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग जो है, मैं बात भी करूंगा इसी में, बड़ा आसान है कि 2 महीने बाद पेपर देते नहीं। मैंने उनको बोला नहीं, फिजिकल आप आए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, फिजिकल तो आपने फरवरी में ही पेपर देना है। रमज़ान में पेपर हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिजल्ट था। PIK वालों का तो बहुत ही अच्छा आया था, क्योंकि PIK वालों को थोड़ी पास करने की ज़्यादा जल्दी होती है ना, बेचारे सीनियर थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमने तो हर हाल में पेपर देना है। और रेगुलर वाले जो थे उन्होंने कहा यार भाई, तो ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई है, हम तो मजे करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से पेपर देते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने पेपर दिया, कुछ बहुत सारे लोगों ने पेपर नहीं दिया, उन्होंने फिर माशाल्लाह मार्च में सॉरी अप्रैल में पेपर दिया, जो कि मई में हो गया था डिले होते होते। कुछ वहाँ पास हुए और कुछ अभी माशाल्लाह जून में भी पास हो गया। तो ये थोड़ा सा मेरा जो है वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस रहा है, और अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम ही है। बाकी शौक है मेरा, जिसकी वजह से जो है वो मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं ICMA के SL2 के SFM के पेपर में। अच्छा, इसके बारे में आप मुझे बता दें ज़रा, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे आप लोग, इस पेपर के बारे में क्या समझते हैं कि ये पेपर कैसा है? आसान है, मुश्किल है, मॉडरेट है, बहुत मुश्किल है? इसके अंदर क्या स्किल्स होने चाहिए? ये सारी बातें ज़रा मैं चाह रहा हूँ आप लोग ज़रा मुझे बताएं। माजिद कह रहे हैं जी, मोहम्मद माजिद टफेस्ट है। अच्छा, और बाकी लोग जरा बताएं, जरा चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करें जरा, माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। मॉडरेट है, बिलाल खटक कह रहे हैं। सुहेल असद कह रहे हैं मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग पेपर है जी। मोहम्मद जीशान कह रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जुल्करनैन आरिफ कह रहे हैं टफ है। मुदस्सिर कह रहे हैं मुश्किल है। माहीन कह रहे हैं कि जी मुश्किल है, ठीक है। और ट्रिकी है, असमा कह रहे हैं टफेस्ट ऑफ ऑल, अच्छा ये कह रहे हैं असमा। MS कह रहे हैं कि पेपर प्रिपेयर करने से ज़्यादा अटेम्प्ट करना ट्रिकी है। ये इस पे मैं बात करूंगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट MS, ठीक है। पेपर तो आसान है, सारा मसला केस स्टडी की प्रेजेंटेशन में आ रहा है। सैयदा इंशरा, इस पे इंशाल्लाह हमारा एक अलग से सेगमेंट आएगा, इस पे बात हो जाएगी इंशाल्लाह। मिस्टर अमार सलीम ने कहा पेपर इज मॉडरेट बट ICMA पोर्टल इज आउटडेटेड, इस पे भी बात कर लेंगे। देखें जी, उसी पिच पे रह के खेलना है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता है जी, पिच जैसी भी हो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि IPL चल रहा है बहुत अच्छी पिचों पे तो आपकी सेंचुरियां लग रही हैं और आप जरा सा बाउल सी कंडीशन में गए तो आप आउट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। प्रिपेयर बेहतरीन, हर एस्पेक्ट हर चीज के बारे में आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। केस स्टडी में नंबर नहीं आते, इस पे भी मैं बात करूंगा। मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी पिछले टाइम में जो कि काफी हद तक सही साबित हुई। मॉडरेट, वेरी ब्रॉड, सो मच दैट, ठीक है। मोस्ट चैलेंजिंग, वकार अहमद कह रहे हैं जी मिथ है ये कि बहुत मुश्किल है लेकिन लेंदी है, ठीक है जी। लेंदी की स्पेलिंग आपने बहुत गलत लिख दी थी, खैर। राना कह रहे हैं एक्सेल और वर्ड का मसला है, इस पे बात करेंगे। अमार, हमारा पता नहीं क्या, हमारा हनीफ ट्रिकी एंड इंटरेस्टिंग, बहुत मुश्किल है। हाफिज उमर कह रहे हैं वसीम मैथड मॉडरेट विद लेंदी वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है जी। बहुत सारे आ गए जी, पेपर बहुत ईजी है टू बी ऑनेस्ट। सैयदा इंशरा कह रहे हैं ठीक है। ये खैर, मैं अपनी बारे में बता देता हूँ भाई। मेरे हिसाब से पेपर जो है ना, एक पेपर का एक मसला है जिसकी वजह से पेपर मैं कहूँगा कि यस, ये पेपर जो है वो इजी तो नहीं है।
ठीक है। अच्छा, मैं इसको मॉडरेट कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। और मैं इसे डिफिकल्ट कह सकता हूँ। अच्छा, मगर मैं आपस की बात बताऊँ आपको, मैंने आप लोगों के पेपर्स देखे हैं, सीरियसली स्पीकिंग, केस स्टडी, और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आगे आने वाले लोग तो मैं आपको मेरी तरफ से केस स्टडीज भी रिलीज होते नजर आएंगे, जो केस स्टडी के सोल्यूशन है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट नहीं है, ये मॉडरेट है। अच्छा, मेरे हिसाब से कोर्स इज लेंदी, वेरी लेंदी। क्यों लेंदी है ये मैं आपको बताऊंगा, क्यों वाकई कोर्स लेंदी है। बट बट पेपर लेंथ इज मॉडरेट। ठीक है, पेपर की लेंथ मॉडरेट है। सही है, कोर्स लेंदी जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग कवर ही नहीं कर पाते, पूरा पढ़ के ही नहीं जा पाते। इस पे मैं बात करूंगा कॉमन रीजंस में। ठीक है, मगर मैं वापस कह रहा हूँ ये कोर्स मॉडरेट है, मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं मतलब बता नहीं सकता कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फिजिकल क्लास में हमारे आते थे और उनको देख के लगता था कि यार इनकी तैयारी जो है ना अभी बहुत खराब है और बहुत टाइम लगेगा। यकीन करें, सीरियसली स्पीकिंग, नाम नहीं ले सकता मैं, मुनासिब नहीं है, मुझे लगता था बहुत टाइम लगेगा। सही है, इनको उस लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि नजर आ रहा होता है ना फिजिकल क्लास में आपके सामने होती है यार बच्चे की परफॉर्मेंस, क्वेरीज वगैरह भी पूछ रहे होते हैं तो वो सामने सामने नजर आता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। मगर आप यकीन करें, उन्होंने चलो फरवरी में पेपर नहीं दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने अप्रैल में निकाल दिया पेपर। ये मैं मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार मतलब माशाल्लाह, इसका मतलब है जो मेहनत करनी चाहिए थी उन्होंने कर ली। हालांकि 2 महीने मैं समझता हूँ बहुत कम होते हैं इस तरह के पेपर के लिए। ठीक है, 6 महीने कम से कम लगाने चाहिए इस पेपर के लिए, 4 से 6 महीने, 4 महीने तो कम से कम, वरना 6 महीने मस्ट है इस पेपर के लिए। तो कहने का मतलब है ये पेपर मॉडरेट है, पहले तो अपने जहन में ये बिठा ले। येस आई नो, वेरी डिफिकल्ट पेपर, मोस्ट टफेस्ट पेपर माना जाता है आईसीएमए में, ये पूरी एक जहन में लोगों के बैठा हुआ है। मगर मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, बीइंग अ टीचर बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम एक अच्छे लेवल पे काम करेंगे तो हो जाएगा काम। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये, यस यस, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोर्स लेंदी है। मैं वापस ये बात कर रहा हूँ, कोर्स लेंदी है, बिल्कुल लेंदी है, क्योंकि जो लोग पूरी तैयारी करके जाते हैं उनको वाकई टाइम लगता है, वाकई टाइम लगता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर नहीं देता केस स्टडी पे, इस पे मैं बात कर लूंगा वकार, ये जो केस स्टडी का मसला है ना इस पे बात करता हूँ। केस स्टडी हालांकि इतनी आसान है नहीं इस बार जून में, मगर नंबर ना आना समझ से वाला तर है। अच्छा, उसमें क्या मसला हुआ है पॉसिबल, जो मैंने एक रीजन आइडेंटिफाई किया था वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, एक्सेल वर्ड का जो मसला है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसके अंदर दो स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट, एक इसमें चाहिए होती है मैथमेटिक्स, और एक चाहिए होती है इसमें इंग्लिश। ये मैं अपने बीएफडी के स्टूडेंट्स को भी पहली क्लास में बोल देता हूँ। अब आप बोलो सर ये मेरी मैथ्स तो बहुत वीक है, मैं तो मैथ्स से बचने की वजह से ही तो सीए आईसीएमए में आया था, वरना मैं तो मैथ्स का कोई साइंसदान बन जाता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता, कोई मैथ्स में कोई दूसरा काम कर लेता। नहीं, वो वाली मैथ्स नहीं चाहिए यार, बेसिक मैथ्स चाहिए, बेसिक अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा चाहिए। अच्छा, अगेन अगेन हम अपने लेक्चर्स में जितनी मैथ चाहिए होती है वो कवर करवा देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि यार कोई मैथ्स की अलग से क्लासेस लेनी पड़ेंगी, मैथ्स की अलग से कोई क्लासेस लेनी नहीं पड़ेंगी, कोई भी आप टीचर फॉलो करेंगे एसएफएम का, ठीक है ना, वो आपको मैथ्स उतनी लेवल की करा देगा जितनी जरूरत है। मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए मैथ्स का टीचर बन जाता हूँ उस क्लास के दौरान जिस क्लास में मैथ्स की जरूरत पड़ रही होती है। ठीक है ना, तो ये चीज है मैथ्स और इंग्लिश। अच्छा, मैं इसलिए भी कहूंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ्स के हैं, जैसे आपको अभी मैं पोर्टफोलियो थ्योरी का अभी तो नहीं दिखा सकता सवाल, वो इंशाल्लाह जब वीडियोस रिलीज होंगी केस स्टडी की तो उसमें नजर आएगा। उसमें एक पोर्टफोलियो थ्योरी का सवाल है 5 एसेट पोर्टफोलियो का, किसी को याद है? वो आई थिंक फरवरी 2025 का सवाल है। वो मुझे अटेम्प्ट नेविगेट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आप लोग के मेंशन नहीं होता आईसीएमए में कि अटेम्प्ट कौन सी है। उसमें 5 एसेट पोर्टफोलियो आया हुआ है। अब वो जो 5 एसेट पोर्टफोलियो है ना, ठीक है, वो वो मैथ्स है। उसमें ये जो एसएफएम है ना उसकी नॉलेज तो बहुत लिमिटेड चाहिए, मैं आपको सीरियस बताऊं। ठीक है। ठीक है, इस अटेम्प्ट में भी कुछ आया है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो का सवाल। सही है। ग्रोथ रेट का जो मसला आता है, पावर लगाओ, 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, वो मैथ्स है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभार एक्स लेके काम करना पड़ता है, सेंसिटिव एनालिसिस के सवालों में कभी एक्स लेके काम करना पड़ता है, एक्स लेके रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, अगेन वो मैथ्स है। मगर ये ध्यान में रहे कि वो मैथ्स आपको क्लास में बता दी जाती है, कोई इसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, वो कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर ये आपके जहन में होना चाहिए मैथ्स और इंग्लिश। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रीडिंग स्किल्स होने चाहिए कभी कभार। अच्छा, आपके केस स्टडीज में मैं आपको सीरियस बताऊं कि ये एसीसीए के केस स्टडीज आप देखें बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत बड़े बड़े आते हैं यार। यहाँ तो कोई केस स्टडी का डेटा ही नहीं होता, ये आधा जो डेटा है वो तो टेबल वेबल बने होते हैं, कोई वो बना होता है, 2-4 लाइनों में बैकग्राउंड देता है जिसका जिसमें कोई एक भी फिगर नहीं होती काम की, सिर्फ बैकग्राउंड बताया होता है 4-5 लाइनों में और 2-3 पैराग्राफ में। असल जो डेटा होता है वो आधे पौने पेज का होता है। तो रीडिंग स्किल जो है ना वो अगेन बहुत मैटर करते हैं, आपको काम की चीज आइडेंटिफाई करनी है और उसको प्रोसेस करना है। ठीक है ना, तो ये प्लीज मैंने एक बात आपसे के सामने कर दी कि मॉडरेट नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह पास हो गए हैं मेहनत करके। सही है, ऐसा नहीं इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हार्ड लक हो रहा है कुछ लोगों के साथ, आई नो आई नो आई नो, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ हार्ड लक हो रहा है, वो मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं और वो उनको लगता है कि उनकी मेहनत जो है वो वाकई
इतनी थी कि पेपर निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा, ठीक है, उसमें दोनों चीजें हैं, कुछ गलत फहमी भी है कि मजीद मेहनत कहाँ कहाँ हो सकती है वो लोग नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और कुछ हार्ड लक भी है, साफ सी बात है, मगर मॉडरेट है। दूसरा ये कोर्स लेंदी है। तीसरा ये कि मैथ्स और इंग्लिश के स्किल्स चाहिए आपको, ठीक है जी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब हम बात, अच्छा एक मसला इस पेपर का ये कि कॉस्टिंग के जो पेपर्स है ना, जैसे एसएमए, एसएमए में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास बैकग्राउंड में कॉस्टिंग के कुछ पेपर्स हैं, है नहीं है, मुझे बताएं, जो लोग एसएमए पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं या पास कर चुके हैं, क्या वो मुझे ये बात कंफर्म करेंगे कि एसएमए में जो टॉपिक्स आते हैं वो आप पीछे पेपर में पढ़ चुके हो, है नहीं है? कौन कौन से पेपर है, नाम बताएं, नाम बताएं, राना, रेहान, अरीज, खालिद, हाँ कौन कौन से हैं? मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लो, सीवीपी एनालिसिस देख लो, डिसीजन मेकिंग देख लो, रेलिवेंट कॉस्टिंग देख लो, ठीक है ना, एएमए के बहुत सारे आपके पास जो है ना क्या कहते हैं टॉपिक यहाँ पे गिरते हैं, ऐसा है नहीं है, मुझे ईमानदारी से बताएं। ये एक बहुत बड़ा मसला है एसएफएम का कि एसएफएम से पीछे मुझे नहीं ख्याल आपका कोई ऐसा पेपर है जो एसएफएम के बैक पे हो, जिस तरह एसएमए के पीछे एएमए मौजूद है, क्या एसएफएम के पीछे कोई एएफएम है आपका? जवाब दें, जवाब दें, हाँ कोई है पेपर? यस और नो? हम्म, कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। एसएफएम के पीछे एएमए की कुछ चीजें आ सकती है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि एएमए को आप एसएफएम का बेबी बोलोगे। एसएमए का बेबी एएमए कह सकते हैं हम, ठीक है ना, या उसका बिल्कुल लिंकिंग कह सकते हैं, उसकी फैमिली है, मगर ऐसा नहीं है यार। ठीक है, हाँ ठीक है, एनपीवी आईआरआर कहीं आपको पढ़ा दिया जाता होगा, मगर आपको पता है एसएफएम का लेवल बिल्कुल अलग है यार, फॉरेक्स उसका बिल्कुल अलग लेवल पे चले जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका अलग लेवल पे चला जाता है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल थोड़ा बहुत एएमए में आपने किया होगा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि उसका जो लेवल है, जो लोग एसएफएम के पेपर दे चुके हैं वो वाउच करेंगे इस बात को कि वो एएमए के एनपीवी से, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा कोई मिलता जुलता होता होगा, है नहीं है ऐसा, मुझे बताएं। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि यार एसएफएम के बैक पे कोई पेपर नहीं है, तो ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, कोर्स लेंदी है, वो इस वजह से कह रहा हूँ कि यार आप ऐसे में तो शायद 2 महीने में प्रिपेयर कर लो, क्योंकि उसके पीछे आपके पास एएमए की अच्छी खासी नॉलेज है और वो पास करके आप आगे आए हो, मगर एसएफएम के पीछे कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं एसएमए वाली अप्रोच क्या एसएफएम में लगा सकता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, ये डायलॉग था ना भाई, एब्सोल्युटली नॉट ही था मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, ठीक है, तो एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि यार ये पेपर बिल्कुल नया है, तो मुझे इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, मैं उतना काम नहीं कर सकता, इसीलिए एसएफएम के पासिंग परसेंटेज और एसएमए के पासिंग परसेंटेज में बहुत फर्क है। अगेन मैं एसएमए आज का मौजूद नहीं है, वो कभी जिंदगी रही तो आगे जाके कभी बात कर लेंगे, अभी मेरा ज्यादा फोकस एसएफएम है, क्योंकि बच्चे भी ज्यादा एसएफएम में परेशान है। तो मेरे अब बात कर लेते हैं कॉमन रीजन क्या क्या है, देखिए जी, कॉमन रीजन की लिस्ट मैंने कुछ आइडेंटिफाई की। पहला जो कॉमन रीजन मैंने आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, कि बहुत सारे लोगों के पास कॉन्सेप्ट्स पूरे नहीं है, हिले हुए हैं, ठीक है, या ये कह लें कि बेस्ड ऑन रट्टाफिकेशन काम हो रहा है, बेस्ड ऑन रट्टाफिकेशन पेपर में जाया जा रहा है, हम कुछ याद कर लेते हैं, एग्जामिनर ने ऐसे किया था, एसीसी के एग्जामिनर ने ऐसे किया था, याद कर लो, एपीवी का सवाल आए तो ऐसे कर लो, ये उस सवाल में उसने ऐसे किया था, हालांकि भाई एसीसी का एग्जामिनर भी कभी गलत हो सकता है, और एक आध सवाल में बहुत माइनर सी एडजस्टमेंट में उसने गलती भी की है, एपीवी के सवाल में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये कि हम कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि यार बस रटा लगा के आगे बढ़ जाए, टीचर के सोल्यूशन को रटा लगा लें, आईसीएमए के सोल्यूशन को रटा लगा लें, एसीसी के सोल्यूशन को रटा लगा लें, या अगर सीए का कोई सोल्यूशन आता है तो उसको रटा लगा लें। तो यार एक तो ये प्लीज ध्यान में रख लें, हर चीज के पीछे वाई होता है, वाई समझते हैं क्यों, हर चीज के पीछे लॉजिक होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैं जब भी कोई टॉपिक शुरू करता हूँ कोई रीजन बताता हूँ, ऐसे रिप्लेसमेंट दुनिया में क्यों आया, रीजन बताया जाता है, एपीवी दुनिया में क्यों आया, रीजन बताया जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज दुनिया में क्यों आया, रीजन बताया जाता है, सेंसिटिविटी एनालिसिस से क्या हासिल होता है, रीजन बताया जाता है। तो हर चीज का आपके जहन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और ये जो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है ये आपको कहाँ हिट करता है, जब थ्योरी का सवाल आता है वहां भी हिट कर जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है नहीं, रट्टा लेके हुआ है, तो वहां जब थ्योरी आती है तो वहां मार खा जाते हैं, थ्योरी को लिखने का दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता, वाकई दिल नहीं चाहता, ईमानदारी से बताएं कि थ्योरी लिखने का दिल चाहता है पेपर में? लिखने का मतलब टाइप करने का, ऑब्वियसली अटेम्प्ट करने का भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि हम कहते हैं यार थ्योरी का पेपर थोड़ी है, तो कैलकुलेशन का माइंड बना है, मैं तो कैलकुलेटर लेके आऊँ घर से, हाँ मैं तो कैलकुलेटर घर से लेके आऊँ कि क्या थ्योरी पूछ ली इसने, आखिर में अटेम्प्ट करते हैं बददिली के साथ। तो एक वजह ये भी होती है कि यार वो समझ भी नहीं आ रहा होता कि क्या लिखें, हालांकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक रीजन है जिसमें मैं बात करूंगा। अच्छा खैर, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे लैक ऑफ कवरेज। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कॉन्सेप्चुअली तो बहुत अच्छे होते हैं मगर उनकी कवरेज वीक होती है। अब मैं आपको इस पे 3 एग्जाम्पलें दूंगा, 3 एग्जाम्पलें दूंगा। पहली एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक टॉपिक का नाम सुना है, कॉलर, कॉलर, कि दिसंबर 2025 में पूछा गया आपके आईसीएमए में, मैं अब कहीं और नहीं जाऊंगा, आपके आईसीएमए से रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है।
दिसंबर 2025 में ये टॉपिक किससे रिलेट करता है, कोई मुझे बता सकता है? एनपीवी से रिलेट करता है, वैक से रिलेट करता है, मर्जर इक्विजिशन से रिलेट करता है, फॉरेक्स से रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? ये दिसंबर 2025 में इसका एक पूरा केस स्टडी आया है, फॉरेक्स से रिलेट करता है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, कॉलर का सवाल हमारे सीए में भी है, मैं थोड़ा सा सीए से कनेक्ट करता हूँ, ये सीए में भी सिर्फ एक बार आया है, अभी अभी आया था, ये दिसंबर 25 में हमारे यहाँ, ये इत्तेफाक से, ये दोनों का इत्तेफाक है। आई डोंट नो, पेपर मेरे ख्याल से सीए का पहले हो गया था, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर मैंने सीए में भी इत्तेफाक से ये देखा और ये पहली बार वहां पे पूछा गया। अच्छा, ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत रेयर टॉपिक है, रेयर समझते हैं, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है, नहायत ही कम आता है। मगर ये 2025 में पूरी 25 मार्क की केस स्टडी पूछी गई। उसने फॉरेक्स में फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट, ये नहीं पूछा, उसने पूछ लिया कॉलर। और हालांकि जो लोग क्लास में थे हमारे पास, फिजिकल क्लास में एक बच्चा सवाल लेके आया था, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान सवाल है, अगर किसी को कॉलर आता है तो 25 में से अच्छे खासे मार्क्स निकाल लेगा, और किसी को अगर कॉलर नहीं आता, हालांकि उसने फॉरेक्स पूरा पढ़ा हुआ है, तो वो नहीं कर सकता। तो वो 25 मार्क उसके गए। तो कहने का मतलब है कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कॉर्नर वाले टॉपिक, कॉर्नर समझते हैं, हर टॉपिक का कॉर्नर, हर टॉपिक का एक्सट्रीम वो कवर होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, आपको पता है इंटरेस्ट रेट हेजिंग, ये आपके कोर्स में है मगर आपके सिलेबस में वाजे नहीं है। इंटरेस्ट रेट हेजिंग पता है आपको ये बात? ये आपके कोर्स में है मगर सिलेबस में वाजे नहीं है। ये भी पूछी गई है कहाँ पे? फरवरी 2025 में। इसी तरह एक टॉपिक है इनडायरेक्ट हेजिंग, ये आपके कोर्स में डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा सिलेबस में, मगर कोर्स में है। ये हमने दो टॉपिक के बारे में क्लास में, जब फिजिकल क्लास में थे, तो हमने आईसीएमए के एग्जामिनर को मेल करी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने पूछा सर क्या ये हमारे कोर्स में है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोर्स में है। उन्होंने पूछा क्या ये हमारे कोर्स में है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोर्स में है। और मजे की बात ये कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा बच्चे ने पूछ ही लिया है तो एक काम करते हैं, इसको उन्होंने टेस्ट भी कर लिया फरवरी 25। अगले ही महीने पेपर था, जनवरी में हमने पूछा, एग्जामिनर से कंफर्म किया और फरवरी में पेपर में भी आ गया। और बहुत सारे लोग ऐसे थे, अल्लाह माफ करे, जो बेचारे ये सोच के पेपर में ये तैयारी करके नहीं गए इस टॉपिक की, कि ये टॉपिक जब सिलेबस में नजर ही नहीं आ रहा तो हम बेवकूफ़ हैं, इतना लंबा सिलेबस है, हम क्यों प्रिपेयर करें, हम क्यों प्रिपेयर करें, और इस पर पूरा केस स्टडी बन गया। अब आप देखें हो क्या रहा है, लैक ऑफ कवरेज, कि भाई जब कवरेज करनी है तो पूरी कर लो ना, जब पहाड़ पूरा सर करना है, ये 70-80% पहाड़, 90% पहाड़ नहीं, पहाड़ सर करना है, पूरा टॉपिक सर करना है, तो पूरा 100% टॉपिक सर करना है, जो भी उसके रिलेटेड कनेक्टेड टॉपिक्स है वो भी आने चाहिए। ठीक है, तीसरी एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ, रिकंस्ट्रक्शन, ये भी अगेन बहुत कम आता है, सही है, मगर ये एसीसीए में तो काफी आता है, मगर आईसीएमए में लम्हा मतलब कुछ कुछ टाइम में आता है, बहुत ऐसा टॉपिक नहीं है। एनपीवी, आईआरआर, वैक, मर्जर एक्विजिशन, फॉरेक्स कितना कॉमन टॉपिक नहीं है। ये कब पूछा गया जी? अप्रैल 2025 में। जो लोग अप्रैल 2000, सॉरी ये 25 नहीं था, सॉरी यार, ये मैं मेरी मिस्टेक हो गई, ये फरवरी 2026 था, 25 में तो पढ़ा ही नहीं रहा था मैं, मुझे तो पता ही नहीं था आईसीएमए का, ये भी 2026 है, सॉरी। ठीक है, किसी ने अटेम्प्ट किया था, ये आया था कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का सवाल उसके पेपर में, कोई अगर अप्रैल में बैठा हो तो मुझे कंफर्म कर दे। सेम फॉर इंटरेस्ट रेट हेजिंग, मगर वो आपके केस स्टडी भी आगे पीछे होते रहते हैं, किसी के पास कुछ आता है, किसी के पास कुछ आता है। कॉलर का सवाल भी आई डोंट नो, आपने देखा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका लगा था, कौन कह रहे जी? रेहान कह रहे मेरा लगा था, कुसिया फातिमा कह रहे हैं यस, ठीक है जी, XYZ भी कह रहे हैं आया था, रिकंस्ट्रक्शन भी आया था। ठीक है जी, अब आप देखें, कवरेज बहुत पूरी होनी चाहिए। देखें यार, आगे मैं बात करूंगा तो कॉपी पेस्ट के जो मसले मसाइल से बात करूंगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे और टॉपिक बताऊंगा, छोटे छोटे डिविडेंड थ्योरीज एक टॉपिक है, अगेन वैसे तो बहुत अच्छा टॉपिक है, मगर बहुत सारे लोग उसको कहते हैं नहीं यार एंड में देख लेंगे, थ्योरी है बाद में देख लेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो कुछ भी आपने जो है ना वो कॉलेज थ्योरी में नहीं, कॉलेज केस स्टडी में आया था, हरीश पूरा 25 मार्क का केस स्टडी आया था। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, एक और रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस, सब कुछ हो गया मगर प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि यार जो आपके पास कंटेंट आपके टीचर का है ना, आप वो फॉलो कर लो, जिसके भी टीचर, सीए के टीचर फॉलो कर रहे हैं, आप एसीसी के टीचर फॉलो कर रहे हैं, आईसीएमए के टीचर फॉलो कर रहे हैं, जो भी फॉलो करें, आप उनका कंटेंट खुद से तो प्रैक्टिस करें एक बार, एक बार। वो ठीक है, क्लास में जो लेक्चर में टीचर ने करा दिया वो तो सही है, मगर आप एक दफा खुद से अपने आप को चेक करो कि यार आपको समझ आ रहा है नहीं यार, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरा ये, चौथा ये कि सॉल्व आईसीएमए केस स्टडी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईसीएमए के केस स्टडी सॉल्व नहीं करके जाते, ये भी एक मसला है कि भाई आप अगर सिर्फ सीए का कंटेंट फॉलो करके जाओगे तो यार सॉरी के साथ नहीं, उससे शायद सीए का पेपर पास हो जाए, मगर आईसीएमए का पेपर पास करने के लिए आपको आईसीएमए के केस स्टडीज करने चाहिए। उस पर मैंने अभी रिसेंटली ये किया है कि मेरा कंटेंट ऑब्वियसली सीए बेस्ड होता है, मगर मैंने अब आप जो है आईसीएमए के कुछ क्वेश्चन भी जो है वो रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं, इंशाल्लाह कल से जो है कुछ क्वेश्चन रिलीज भी होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैं रिलीज भी कर दूंगा। अच्छा, जिन लोगों के पास मेरा नंबर, ये मेरा नंबर नोट कर लें, मैं कल इंशाल्लाह रिलीज करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप में से कोई अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो
तो आपको मैं ये जो है ना नंबर दे रहा हूँ, आप जो है वो जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जो लोग लाइव में आए हुए हैं, और वो मेरे स्कॉलरशिप वाला जो ग्रुप था हमारा, जिसको जो टिप्स में, उसमें टिप्स भी शेयर होती रहती हैं, मेरे वॉइस नोट भी शेयर होते हैं। अगर आप उसमें नहीं हो तो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो जो लोग लाइव में भी आए हुए हैं वो तो यार ये ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। बाकी जो लोग जो है वो क्या कहते हैं वैसे मैसेज करना चाहें तो ये मैंने नंबर, मेरा एक ही नंबर मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है रिप्लाई करने में, मगर मैं रिप्लाई कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं इंशाल्लाह। आपको मैक्सिमम मैक्सिमम कोशिश होती है 24 घंटे के अंदर तो मैं रिप्लाई कर दूँ, अक्सर उससे पहले ही रिप्लाई आ जाता है। खैर, अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या है कि आईसीएमए की केस स्टडी सॉल्व करें, लैक ऑफ फोकस ऑन आईसीएमए केस स्टडी। अच्छा, उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसके बाद हमने एक, मैंने और रीजन आइडेंटिफाई किया ये, कि आपका एक मसला ये भी आ रहा है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन एग्जाम सॉफ्टवेयर। एक मसला ये भी है कि यार हर 2 महीने बाद पेपर है। ठीक है, माजरत के साथ हमें हर अटेम्प्ट में करना होता है, हर अटेम्प्ट में बैठना होता है। सही है। और रिजल्ट आया, अभी जुलाई में रिजल्ट आया तकरीबन 11 तारीख को, 2 दिन शोक में निकल गए। सही है। अब आप 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आपके वापस पेपर शुरू हो जाएंगे, या 1 महीने बाद चले, अब 1 महीने बाद वापस पेपर है। अब 1 महीने बाद पेपर है तो आप कौन से पे फोकस करोगे? सही है। आपने कौन से पे फोकस किया? सही है। आपने जो है वो मिसाल के तौर पे प्रैक्टिस पे फोकस किया। ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, कवरेज पे भी गया, मगर मगर केस स्टडी भी सॉल्व कर लिए, मगर एग्जाम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। ईमानदारी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई एग्जाम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करके जाते हैं पेपर से पहले, एग्जाम सॉफ्टवेयर की नीयत से प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे सॉफ्टवेयर चलाना आ जाए। ये सुनो में जवाब दें, क्या आप लोग ऐसा करते हैं, जो लोग क्लास में बैठे हैं और जो ऑलरेडी एसएफएम कभी एक बार जिंदगी में अटेम्प्ट कर चुके हैं? आपका डेमो तो अवेलेबल होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार। मॉक होता है, नहीं होता मेरे ख्याल से? मॉक होता है ना, उसी में ही होता है ना शायद। डेमो भी होता है अवेलेबल अलग से, मॉक के अलावा। वेबसाइट पे जाके, जैसे सीए में होता है हमारा सॉफ्टवेयर में, वो पहले से दे देते हैं, जाके डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके जितना हाथ में हाथ सेट करना है कर लो। अच्छा, मॉक होता है बस, ओके, डेमो नहीं होता। ठीक है। तो देखें, मॉक आप कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं ईमानदारी से बताएं, यही सोच के कि यार मेरी तैयारी चले, जैसे भी मेरा सॉफ्टवेयर चलाना तो आ जाए, क्या आप मॉक अटेम्प्ट करते हो? हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में, वापस से। नहीं कर रहे हो ना, देखो यार ऐसा नहीं करो, देखो मॉक आप इस नियत से कर लो बैठ के यार। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग ऑलवेज करें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर मेजोरिटी मुझे यहाँ पे लिखा आ रहा है, नजर आ रहा है नो। ठीक है जी, अक्सर लोग कह रहे हैं नो, हम मॉक नहीं देते। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जरा, एक तो ये बात हो गई कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें मॉक देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला जो मैंने आइडेंटिफाई किया, वो ये कि एक एग्जाम में होता है एक्सेल, और एक एग्जाम में होता है वर्ड। ये हमारे आईकेप में भी होता है, सीए में भी होता है। अब ये एक रीजन जो मैंने अप्रैल में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह जून में तो वो पास हो गए, जिन लोगों से मेरी 1 to 1 बात हुई थी। ये एक्सेल में जो आप सॉल्व कर रहे हैं, एक तो ये कि हर चीज़ आप एक्सेल में सॉल्व ना करें, जो टेबुलर चीज़ें हैं ना वो आप एक्सेल में करें, जिसमें टेबल बन रहा है, जैसे एनपीवी का टेबल बनता है वो एक्सेल में कर लें, समझ आता है। समझ आता है, एपीवी का टेबल बनता है आप एक्सेल में कर लें, समझ आता है। मगर मिसाल के तौर पर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें जरूरत नहीं, जैसे फॉरेक्स है, उसमें कोई टेबल की जरूरत नहीं होती है यूजुअली यूजुअली। सही है ना? ये चीज ना, वैक का सवाल भी मैं समझता हूँ कि उसमें केई का फॉर्मूला है, उसमें कोई एक्सेल का फॉर्मूला टेबल लगाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी है वो टेबल बना लो आप, मगर वैक निकालने के लिए अगर आपको लेट से केई का फॉर्मूला लगाना है तो वो जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? तो आप प्लीज एक काम ये ध्यान में रख लें, क्योंकि मैंने नोट किया कुछ लोग सिर्फ एक्सेल में सॉल्व कर लेते हैं, घर में भी एक्सेल में सॉल्व किया होता है, उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, वो एक्सेल में सॉल्व करके छोड़ देते हैं। नहीं, ये एक हमारे सीए में तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया एक्सेल में सॉल्व करोगे हम 1 मार्क नहीं देंगे, आपको एक्सेल से कॉपी पेस्ट करना होगा, यहाँ पे पेस्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे पेस्ट नहीं करोगे, ये एरिया ऐसा है जो एग्जामिनर देखता है, ये एरिया एग्जामिनर देखता भी नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है हमारे यहाँ, पहले ही पेज पे लिख दिया जाता है ताकि कोई गलत फहमी न रहे। मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग का भी आई थिंक इस तरह से कोई हिसाब किताब है वर्ड और एक्सेल का। ठीक है, ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, मगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मेरा कोई ऐसे में से ताल्लुक न है, न मेरा कोई उनसे रब्ता है इस बारे में, मगर मेरा एक अंदाजा है कि जिस तरह सीए में ऐसा होता है, शायद सॉफ्टवेयर दोनों के मिलते जुलते हैं या करीब करीब हैं, इस तरह वहां पे ऐसा होता है कि ये बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल आपके पास भी शायद ऐसा ही है, तो आप दो में से कोई एक काम कर लो, या तो आप पूरा क्वेश्चन वर्ड में सॉल्व कर लो,
वर्ड में सॉल्व कर लो। देखो कैलकुलेटर चलाना तो अलाउ है ना, आप जरूरी तो नहीं एक्सेल में ही वर्किंग करो, वर्किंग के लिए एक्सेल यूज करता हूँ ना आप। ठीक है, आप घर में भी सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड पे प्रैक्टिस कर ले, कोई मसला नहीं है। मैंने कितने सारे सोल्यूशन एमएस वर्ड में बनाए हुए मेरे, अगर आपने आई कैप के सोल्यूशन देखे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए, वो सारे मैं इसी डब्बे पे सॉल्व करवाता हूँ। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सेल में अगर कोई मजबूरी में आपने कोई टेबल एनपीवी का बनाना है, एपीवी का बनाना है, बनाओ, मगर फौरन ही जैसी टेबल बनाओ आप उसे पेस्ट कर दो बस। ये प्लीज आप, मैं कहूंगा जरूर काम। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई एक्सेल से वर्ड में पेस्ट करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं करते, जो नहीं करते वो नो करते हैं, जो करते हैं वो यस करते हैं, पूरी पूरी चीजें। फॉर्मेटिंग का मसला आता है यार, ये क्या करें। बेहतरीन है। नहीं, जो लोग नो कह रहे हैं मैं तो कहूंगा यार ये नहीं, बहुत सारे लोग नो कह रहे हैं यार, क्योंकि ये कुछ लोगों के साथ कल लास्ट अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है, मुझे अप्रैल अटेम्प्ट में बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट है उनके 0 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट है उनके से 2 मार्क्स आए। हालांकि उन्होंने केस स्टडी पूरी की थी और उनका ये क्लेम था कि आईसीएमए से आंसर मैच है, या जहां से मतलब जो भी मतलब सोल्यूशन है उससे मैच है, मगर मार्क्स 0 और 2 आए, पता चला जी इन्होंने एक्सेल पे किया। एक नहीं, 2-3 लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो प्लीज यार ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज ऐसा करें कि यार ये वर्ड पे जरूर पेस्ट करें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग का मसला आएगा, मगर फॉर्मेट है यार, अब क्या करें। फॉर्मेटिंग का मसला आएगा, मगर मैं देने आप लोग क्वेश्चन देखें, इतने बड़े नहीं होते, 25 मार्क का सवाल है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर्मेटिंग में अगर 2-5 मिनट 10 मिनट लग भी जाते हैं तो मैं समझता हूँ इतना टाइम होता है आपके पास, सीरियसली स्पीकिंग। 0 आया है ना, लेकिन कितने लोगों का 0 आया है, हालांकि वो कहते हैं यार पेपर इतना खराब। और इस बार तो जून में तो हद ही हो गई, क्योंकि जून के जो केस स्टडीज आए थे वो मैं पर्सनली समझता हूँ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं आया था। ये मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जाम्पल दिए हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केस स्टडी था कॉलर का। यहाँ समझ आता है कि आपको मार्क्स ना मिले, क्योंकि अगर अगर आप कॉलर पढ़ के नहीं गए हो या आपका कॉलर वीक है। ठीक है, इंटरनेट एजिंग आपको नहीं समझ आता, मार्क्स नहीं मिले समझ आता है, आपको रिकंस्ट्रक्शन आप पढ़ के नहीं गए आपको 0 मार्क्स मिले समझ आता है। मगर अगर आपके पास केस स्टडी आ रहा है इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से, जो कि बहुत आसान था, आपके पास केस स्टडी आ रहा है वैक से, वैक से आया था मेरे ख्याल से, एक इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से आया था। हाँ, एक आई थिंक किससे आया था, ब्लैक शो से आया था, किससे आया था, मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ मुझे वैक और इन्वेस्टमेंट रिजल्ट तो याद है। एनपीवी यानी कि इन्वेस्टमेंट रिजल्ट, ठीक है, एफ आर ए सॉरी, फिर फॉरवर्ड रेट हेजिंग, यार कितना आसान टॉपिक है, फॉरेक्स है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं वहां पे 0 मिलना मुझे समझ नहीं आता, मैंने जो थोड़ा बहुत जो है बच्चों से बात हुई, तो वहां मुझे समझ नहीं आता। तो मेरे ख्याल से आई थिंक हाँ, केस स्टडी सबकी अलग अलग आती है, मगर मेरे ख्याल से जो है वो ओवरऑल 3-4 ही होती हैं जो पेपर में आ रही होती हैं। तो प्लीज इसको मैं कहूंगा कि आप इसको खास तौर पे देखिएगा, ये भी एक रीजन है जो, मगर ये नहीं हो कि इस वजह से आप बाकी रीजन को भूल जाओ। मैंने इसको 5वें नंबर पे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है, 1, 2, 3 एंड 4 को भी जरा गौर से देखें, ये नहीं कि बस 5वें पे डाल दें बस, अब ऐसी की तैसी हमने तो सिर्फ यही करना, नहीं। अच्छा, 6 नंबर में मैं एक बात करूंगा, कभी कभार हम अंडर प्रिपेयर चले आते हैं, हम बस जोश में जाते हैं कि नहीं यार अटेम्प्ट ज़ाया नहीं होनी चाहिए, हो सकता है आसान पेपर आ जाए। ऐसा नहीं करें, अंडर प्रिपेयर होकर नहीं जाएं। अगर आपको लगता है आप अगस्त में बैठ सकते हैं तो आप अगस्त में जाएं, वरना आप अगस्त में ना जाएं, आप अपने आप को अक्टूबर के लिए प्लान करें, एक ही दफा। देखें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जो पेपर से 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले फैसला करते हैं, और एग्जाम का जब फॉर्म सबमिट करने का टाइम आता है तब फैसला करते हैं नहीं यार हमें ये अटेम्प्ट नहीं देनी। ठीक है, तो उस वक्त मैं समझता हूँ डिसीजन ये ना करें, आप पहले से डिसीजन ले लें कि यार आपने अटेम्प्ट देनी है, और देनी है तो फिर आप यू नीड टू जैसे कहते हैं ना कि then आप उसको दिन रात एक कर दें। हमने फिजिकल सेशन में जो लोग हमारे पास साथ थे, हम उनसे पूछिएगा, हमने एक दफा डिसाइड कर लिया हमने फरवरी 2026 में बैठ पेपर देना ही देना है, फरवरी 2026 में पेपर देना ही देना है, हमने डिसाइड कर लिया। जब हमने डिसाइड कर लिया ना, तो उसके बाद आप पूछ लीजिएगा, मैंने कहा यार दिन हो या रात हो, ठीक है, हमने कोई ऐसा नहीं किया 7-7 दिन क्लासेस रखी, 5-6 दिन रखी होगी कुछ हफ्ते क्लासेस, मगर हम फरवरी 2026 में ही हमने पेपर दिलवाया बच्चों को, कोर्स उसी से पहले खत्म करवाया। और माशाल्लाह कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं सर हम जो है ना बैठेंगे पेपर देंगे, और वो पास भी हो गए, क्वालिफाई भी कर गए माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कहा आपने, स्टेप्स शो करने चाहिए, स्टेप्स शुड बी शोन। ये भी एक मैंने मसला नोट किया है कि बहुत सारे लोग स्टेप्स शो नहीं करते। देखें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर पे जो टाइप करें वो पेपर में लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज, ये बहुत सारे लोग मुझे उम्मीद है करते होंगे, मगर कुछ लोग हैं जो स्टेप्स शो नहीं कर रहे हैं, ये भी एक मसला है। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट के 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है इग्नोरिंग मिस्टेक लॉग। व्हाट इज मिस्टेक लॉग? क्या आप लोग अपनी मिस्टेक्स को कहीं डॉक्यूमेंट करते हैं? जवाब दें। क्या आप, जी स्टेप्स के नंबर मैं समझता हूँ मिलने चाहिए, क्योंकि अगर स्टेप्स के नंबर नहीं होंगे ना तो मैं समझता हूँ मैं भी आपका पेपर दूं ना तो पास ना हो सकूं। सिली मिस्टेक तो मुझसे भी हो सकती है ना भाई, एक जीरो आगे पीछे कर दूं, डेसिमल आगे पीछे कर दूं, कैलकुलेटर पे गलत टाइप कर दूं, तो फाइनल आंसर थोड़ी मैच होगा एग्जामिनर से मेरा, यार कभी भी नहीं होगा। अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई जेर जबर पेश की, जेर जबर पेश समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो आंसर थोड़ी मैच होगा एग्जामिनर से। मेरी बात समझ आ रही है? तो प्लीज स्टेप्स दिखाएं। अच्छा, मेरा सवाल है मिस्टेक लॉग बनाते हैं, ये मिस्टेक लॉग क्या होता है? 8 और 9 मिला मिला के मैं बताऊंगा। यार देखें, एक और मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो यार ईमानदारी से बताएं, क्या आप
जैसे कोई सवाल आपने नया देखा एसीसीए का, अब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कहीं फंसते हैं तो पहले सॉल्यूशन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, या पहले पूरा अपना कंप्लीट सॉल्यूशन बनाते हैं और एंड में सॉल्यूशन रेफर करते हैं एसीसीए का या जो भी सॉल्यूशन होता है, सवाल का जवाब दें। या मैं और आसान करता हूँ, क्या दरमियान में सॉल्यूशन देखते हैं या एंड में सॉल्यूशन देखते हैं? मैं पर्सनली कहूंगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, कि भाईजान दरमियान में सॉल्यूशन नहीं देखना है, ठीक है? रेफरिंग सॉल्यूशन इन बिटवीन द क्वेश्चन ये नहीं करें। यानी कि मैं कहीं फंसा तो मैंने क्या किया, वहीं सॉल्यूशन देखा, फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर मैं अगले पेज पे गया, फिर भी वहां कहीं फंसा, फिर मैंने सॉल्यूशन देख लिया, फिर आगे बढ़ गया। ये ना करें यार। आप अपने आप को पूरा टाइम दें। अगर आपने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, अब आपने आपको बैक करें। एपीवी का सवाल है, मर्जर्स का सवाल है, बिजनेस वैल्यूएशन का सवाल है, डी मर्जर का सवाल है, सही है, करेंसी फ्यूचर्स का सवाल है, आपने पूरा सवाल एंड तक लेके जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना सोल्यूशन को मैच करना है एग्जामिनर के सोल्यूशन से, और फिर आपने देखना है कि क्या मिस्टेक्स आई हैं, फिर आपने बनाना है मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग का मतलब जितनी मिस्टेक्स आई हैं, 1 2 3 4, जितनी मिस्टेक्स आई हैं वो सारी लिस्ट करनी है, लिस्ट करनी है, ताकि वो सवाल बार बार ना करना पड़े और आपको पता चले किस तरह की मिस्टेक है। आया कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या सिली मिस्टेक है? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करो, और अगर सिली मिस्टेक है तो आप अगेन प्रैक्टिस करें और थोड़ा और ध्यान से काम करें। मगर मेरी बात समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि आपने सॉल्यूशन को एंड में देखना है, इन बिटवीन नहीं देखना। ये एक रीजन है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है दरमियान में सॉल्यूशन देखने की, फिर वो पेपर में दरमियान में फंस जाते हैं। फिर उनको चूंकि आदत होती है तो वो दरमियान सॉल्यूशन में पेपर में उनको ये वसवसे ख्यालात आ रहे होते हैं कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, हालांकि वो सही कर रहे होते हैं मेजोरिटी केसेस में। मगर उनको चूंकि आदत होती है कि यार जितना किया वो तो देख लूं, सही हुआ ही नहीं हुआ, ये नो टाइम ज़ाया हो जाए, ये सब पूरा काटना पड़ जाए। मुझे ईमानदारी से बताएं, ऐसा ख्याल आता है नहीं आता? पेपर में फिर क्या होता है इससे? डिमोटिवेशन। पेपर में इससे क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। पेपर में इससे क्या होता है? पैनिक हो जाता है बंदा। तो नहीं, आपने सॉल्यूशन को एंड में रेफर करना है और उसके बाद क्या करना है, जितनी भी मिस्टेक्स अगर आ गई हैं, कोई बात नहीं, एक में दो तीन चार पांच छह जितनी मिस्टेक्स आई हैं उसको आपने एंड में नोट करने और उस क्वेश्चन का मिस्टेक लॉग बनाना। मिस्टेक लॉग बनाएंगे सब जी? अब जवाब दें। अच्छा, मिस्टेक लॉग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता चले ना कि यार मिस्टेक किस तरह की है। देखें, एक बात मुझे बताएं, एक बंदे के मार्क्स आए 40। अगेन मैं उस चीज से बात नहीं कर रहा कि एग्जामिनर ने केस स्टडी में 0 दे दी और ये हो गया और वो, उसको पता है 40 आए, मेरे सही आए 40। आप मुझे बताएं, उसको 40 मार्क्स है, उसको 40 मार्क का मसला है? नहीं, उसका 40 मार्क का मसला नहीं, उसका 60 मार्क का मसला है। मसला 40 का थोड़ी, 40 तो मिल गए, 40 तो मिल गए, जो 60 कट गए, जो 60 नहीं मिले, जो 60 उसके चले गए, वो मसला है। मैं ये नहीं कह रहा पूरे 60 बचा लो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, हरगिज नहीं कह रहा। मगर मैं कह रहा हूँ 60 में से अगर वो 10 भी बचा लेता तो उसका पेपर निकल जाता, है नहीं? तो मिस्टेक्स यानी कि जो आपके मार्क्स लीक हो रहे हैं वो आपने देखना है। मेरी बात समझ आ रही है? तो मिस्टेक लॉग आपने इंशाल्लाह बनाना है, सही है, ताकि आपको पता चले। अच्छा, एक लास्ट बात, आप लोगों को क्या लगता है कौन सा रीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 इन 9 में से क्या रीजन आपको लगता है जिस वजह से पेपर पास नहीं हो पा रहा? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉन्सेप्ट का मसला है, या कवरेज का मसला है, कवरेज की मैंने एग्जांपल दी, या प्रैक्टिस का मसला है, या केस स्टडीज पे फोकस नहीं हो पा रहा, या एग्जाम सॉफ्टवेयर पे हाथ सेट नहीं है, या अंडर प्रिपेयर्ड जा रहे हैं, या स्टेप शो नहीं कर रहे हैं, या मिस्टेक लॉग नहीं बना रहे? अच्छा, आंसर आने शुरू हो गए जी। 5 मसला है, 5। अच्छा, सारा मलबा एग्जाम सॉफ्टवेयर पे डाल दें? हाँ, नहीं भाई, 5 के अलावा सोचें। शाजिब भी कह रहे हैं 5, अम्मार सलीम कह रहे हैं 5, एक्सेल वर्ड 5। अच्छा यार, ये मुझे आईसी वाले पकड़ के मारेंगे, बोलेंगे क्या बातें करें आप। सुहेल असद ने थोड़ी सिंसियरली बात की है, 6 7 2 4, 6 7 2 4, ओके। 3 and 9 एएस भी कह रहे हैं, 3 to 9 है या 3 and 9 है? एम अकमल कह रहे हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। फ़हीम अरशद कह रहे हैं 2 and 3, मैं मुझे फ़हीम अशरफ है, खैर। मोहम्मद जीशान कह रहे हैं एग्जाम सॉफ्टवेयर, XYZ कह रहे हैं 5 2 and 8। 5 तो चलें ठीक है, मगर 5 के अलावा रीज़न देखें। आई डेंट पेस्ट सोल्यूशन, रेहान ठीक है, वो क्या रेहान सही है। एग्जामिनर यार देखो, जो भी ये पास भी कर रहा है ना, आपको जानता थोड़ी है एक बाई फेस एग्जामिनर कि आपको ही फेल करेगा। फरहान 2 2 9 है या 2 and 9 है फरहान? 1 2 and 9 MH कह रहे हैं। वन कॉन्सेप्ट कवरेज एंड रेफरेंस सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, केस स्टडी का मसला है। देखें, ये आज के सेशन का मकसद क्या है, ये हम अपने आप से बातें कर लें। देखें ना यार, अगर कोई रीजन आइडेंटिफाई हो जाता है, बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर हमें रीजन ही नहीं पता, पेपर में पास क्यों नहीं होते हैं, हम क्यों फेल हो जाते हैं। है नहीं है? ईमानदारी से बताएं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है।
है नहीं है। हाँ, तो आपके सामने मैंने खुल के रख दी चीजें कि यार देखो, रूम तो है इंप्रूवमेंट का, मानो या ना मानो, ठीक है ठीक है, 5 किसी का तो हो गया मिस है, मगर 5 के अलावा भी चीजें हैं जहां पे मैं समझता हूँ कि आपके पास बेहतरी की गुंजाइश है, अब माने या ना माने। अब आपकी, आपका बेनिफिट है अगर आप मान लेंगे, और बहुत सारी चीजें जो आप खुद सही कर लेंगे, उसके लिए शायद किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। सही है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसीलिए कि नहीं जी ये सेशन रखने का मकसद यही है कि नहीं मेरी जरूरत नहीं है, नहीं नहीं नहीं। आपको बहुत सारी चीजों में हो सकता है कि आप बोलोगे यार प्रैक्टिस तो मैं खुद ही कर लूंगा, मेरा क्या मसला है। हाँ, आईसीएमए की केस स्टडी तो मैं खुद प्रैक्टिस कर लूंगा, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो आप बहुत सारी चीजें शायद खुद, मगर ये एक्सेप्टेबिलिटी लाना जरूरी है कि हाँ यार मसला है ये, मायूसी, ये नेगेटिविटी कि नहीं यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ आईसीए में ही पास नहीं करता, नहीं नहीं नहीं, ये मायूसी खत्म करें यार। देखिए बहुत सारे लोगों को 148 लोग क्वालिफाई के, लास्ट टाइम 128 किए थे मुझे याद है, उससे पहले भी 120 के करीब किए थे, इस बार ज्यादा किए 148 नहीं है, तो क्वालिफाई ज्यादा कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो। खैर अच्छा, अब ये बात हो गई जल्दी जल्दी। अच्छा यार बहुत सारे लोग हमने बुलाए थे, वो वेट करे होंगे, ओ माय गॉड टाइम हमारे पास नहीं है। पेपर, अच्छा अब ये मैंने इस पे भी बात कर ली है पेपर पैटर्न पे, कि आपको कवरेज पे जाना है, ये बात प्रीवियस स्लाइड में ही हो गई। और ऑनलाइन एग्जाम में भी मैंने बात कर ली वर्ड और एक्सेल वाली जो बात थी, ठीक है, इस पे भी मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है अच्छा, अब टॉपिक्स क्या क्या मेन है हमारे पास, जल्दी से बात कर लेते हैं यार, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, बस मैं चाहूंगा 2 मिनट्स मुझे आप और दें। एक टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जिसके अंदर सब टॉपिक भी आ जाते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस, एसेट रिप्लेसमेंट, लीज और बोरो भी मैं यहीं डाल देता हूँ। ठीक है, कैपिटल राशनिंग। फिर आपके पास आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एक और सेगमेंट है। इसके अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस भी आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी आ जाता है, एपीवी भी मैं इसी में डाल देता हूँ, पोर्टफोलियो थ्योरी भी मैं इसी में डाल देता हूँ, पीआई के वालों के पास पोर्टफोलियो थ्योरी नहीं है। फिर उसके बाद एक टॉपिक है बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ठीक है, फिर एक एरिया है फॉरेक्स, और फिर उसके बाद आ जाता है कुछ थ्योरेटिकल एरियाज आ जाते हैं, एंड मिसलेनियस एरियाज आते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कौन सा एरिया आपका ज्यादा वीक है, ईमानदारी से। 1 2 3 4 5। देखिए मैंने कहा ना आज का सेशन हमारी अपनी इस्लाह के लिए, हमारी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए। 4 एंड 5, 3 एंड 4, फॉरेक्स। 4 एंड 5, 3 एंड 4, 5। पीआई के वालों को मैं बता दूंगा ग्रुप पे, ये तो मैंने नंबर शेयर किया ना, इधर मुझे मैसेज कर देना, पीआई के वालों को बता दूंगा कौन से टॉपिक नहीं है कोर्स में ना मेन। अगर 3 एंड 1 है सिली मिस्टेक्स, 3 एंड 4, 3 क्या है बिजनेस सॉल्यूशन, 3 बहुत आ रहा है, एक ये 3 बहुत आ रहा है और 4 बहुत आ रहा है। अच्छा अब देखो मैं आपको किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब आपके सामने होना चाहिए कि यार ये फिर एरिया ऐसा है जो आपको सही इतना करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो, मतलब अभी से आप अपने आपको ये नहीं हो, अब आप पढ़ने बैठो तो ये नहीं हो, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, रिकमेंडेड अप्रोच की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, रिकमेंडेड अप्रोच में, सॉरी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा, ये नहीं हो कि आप हमेशा इन्वेस्टमेंट रिजल्ट पढ़ने बैठ जाए। ओ जी बहुत मजा आ रहा है जी, बहुत आसान लग रहा है इससे, ओ मेरे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं यार, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, नहीं ये फिर आप बाद में करो। अगर फॉरेक्स सीख है, फॉरेक्स फॉरेक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है वैसे, इन किसी भी टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप चाहो तो फॉरेक्स से स्टार्ट कर लो, और मैं पर्सनली कहूंगा जो लोग एक बार पेपर दे चुके हैं या 2 बार पेपर दे चुके हैं, एक बार नहीं जो 2 बार पेपर दे चुके हैं कम से कम, उनको चाहिए वो फॉरेक्स से स्टार्ट करें। सीरियस बता रहा हूँ मैं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिल्कुल अपना मैं तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बिजनेस से स्टार्ट नहीं करेगा, और जिन्होंने सिर्फ एक बार पेपर दिया या पहली बार एसएमएम देंगे, उनको चाहिए कि नहीं यार वो यही सीक्वेंस फॉलो करें। वो पहले ये टॉपिक करें, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल करें, और फिर बिजनेस वैल्यूएशन करें, क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इन दो से आ रही होती, जो इन दो से आ रही होती। अच्छा इसके बाद मैं कहूंगा फॉरेक्स और डायरेक्ट इस पे ना जाए, बिजनेस वैल्यूएशन पे। जो लोग 2 से ज्यादा पेपर दे चुके हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। जो लोग एक बार पेपर दे चुके हैं खाली या पहली बार देंगे, उन्होंने यही सीक्वेंस फॉलो करनी है, उनको सीक्वेंस ब्रीच करने की जरूरत नहीं है, उनको हेल्प भी करेगी। अच्छा आपने फॉरेक्स कर लिया, जो लोग 2 से ज्यादा पेपर दे चुके हैं, उसके बाद आप बिजनेस वैल्यूएशन मर्जर कुछ में ना जाओ, उसके बाद पहले इनका फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करो। फास्ट फॉरवर्ड का मतलब समझते हो, कि आप ये नहीं कि हमेशा की इतना जितना टाइम आप लगाते हो सुकून से रिवीजन करो, नहीं। फास्ट फॉरवर्ड का मतलब है कि कवरेज भी पूरी करनी है जो मैंने आपको पीछे स्लाइड में बताया, मगर टाइम भी ज्यादा नहीं लगाना है। फिर आप इस पर दबा के टाइम लगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है अच्छा, अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं इससे बात करता हूँ, थ्योरी पे हसन अब्बासी में बात कर रहा हूँ, अगली स्लाइड पे मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा हमारे लेक्चर्स में क्या हेल्पफुल है, ये बात पहले क्यों आ गई, ये बात बाद में आनी चाहिए थी पहले नजर। अच्छा अप्रोच बताया तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टेप्स नोट कर लें यार आप। अप्रोच वही है जो मैं पीछे डिस्कस की, पहले आप काम करें अपने कॉन्सेप्ट पे, और कॉन्सेप्ट प्लस कवरेज। कवरेज का मतलब मैं बता चुका हूँ, हर चीज कवर होनी चाहिए, हर टॉपिक कवर होना चाहिए, हर कॉर्नर कवर होना चाहिए, कोई भी चीज छोड़ के ना जाए, पहली बात।
दूसरे नंबर पे आपसे मैं इल्तिजा करूंगा, आप प्रैक्टिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। प्रैक्टिस के लिए मटेरियल एसीसीए का फॉलो करना है, आईसीएमए का फॉलो करना है, सीए का फॉलो करना है, रेलेवेंट टीचर का फॉलो करना है, जो फॉलो करना है कर लें, मगर प्रैक्टिस पहला नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, इसकी सीक्वेंस में कोई वो नहीं है। तीसरे नंबर पे मैं आपको कहूंगा आप सॉल्व करें आईसीएमए के केस स्टडी। अब आप आईसीएमए की केस स्टडी पे चलिए, डायरेक्ट नहीं जाइएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। और चौथे नंबर में मैं कहूंगा थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस करके जाए, थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस। ये बहुत सारे लोग थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, ये भी एक रीजन होता है, मैं पीछे नहीं लिख सका, 9 रीजन हो गए थे ऑलरेडी। थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस का मतलब है प्रॉपर फुल फ्लैज, ये नहीं ओरली सॉल्व कर लिया, ये नहीं कि हवा में सॉल्व कर लिया, ये नहीं बुलेट पॉइंट बना लिए, इस तरह प्रॉपर लिखनी होती है ना रिपोर्ट है तो रिपोर्ट का फॉर्मेट, रिपोर्ट का फॉर्मेट पूरा डिटेल में, ये चार काम करने हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप? आज भी क्लियर टिल दिस पॉइंट, 1 2 3 एंड 4, यार ये चार काम कर लो। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, कवरेज पूरी करके जाओ, कॉन्सेप्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो, प्रैक्टिस अच्छी करके जाओ, आईसीएमए के केस स्टडीज रडार में रखो, अच्छे खासे सॉल्व करके चले जाओ पिछले 2 3 सालों के, और एक आध हो सके 2019 के अटेम्प्ट देख लो, थ्योरी के रिटन प्रैक्टिस रख लो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर पास। और मैं आपको ये अभी यार, ये बच्चे भी वेट करे होंगे, इनको मैंने कुछ को बुलाया भी है, काफी लोग जो है ना वो इससे एग्री भी करें, ठीक है। अच्छा, अब हमारे लेक्चर में क्या फायदा है जी, हमारे लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट पे काम होता है, उसके बाद हम इजी इलस्ट्रेशंस कराते हैं उसी कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए, उसके बाद हम जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं, उसके बाद मैं सीए के पास पेपर्स कराता हूँ, इजी टू डिफिकल्ट। और अब मैं एक नई चीज आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, आईसीएमए के पास पेपर भी इंशाल्लाह ऐड करूंगा, आईसीएमए के केस स्टडी जो बड़े बड़े, ये एक नई चीज़ है जो इंशाल्लाह पे काम चल रहा है, तो कल से इस पर रिलीज भी होना शुरू हो जाएगा। अभी ये चार चीज़ें मौजूद हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी पिछली 3 अटेम्प्ट में, फेबररी, अप्रैल और जून, इन 3 अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अभी मैं आपको बताऊं, जून में हमारी स्कॉलरशिप का बैच मैंने, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोगों को, उसके स्कॉलरशिप के 36 बच्चे पास हुए, क्वालिफाई हुए इस बार। अब आप अगर 144 पूरे पाकिस्तान में क्वालिफाइड हुए, 36 से डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट ये 25% बनता है, ऑलमोस्ट 25 से थोड़ा कम बनता है, 24 पॉइंट समथिंग, 148 लोग, बस 148 लोग क्वालिफाई। तो आप अगर देखें 148 का 24 पॉइंट समथिंग है, 25%, तो इट इज वेरी गुड नंबर यार। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यही सारी चीजें फॉलो की थी। ये चीज मैं अभी बच्चों पे डाली हुई थी, मगर मुझे लग रहा है ये मुझे खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी, ठीक है ना, इसकी मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, ये चार चीजें भी इनफ थी। बच्चों ने फरवरी में भी पेपर निकाला, अप्रैल में निकाला, जून में निकाला। अप्रैल में भी ऑलमोस्ट 25%, 20% के करीब बच्चा ऐसा था जो हमारा जो है स्कॉलरशिप में और रेगुलर मिला के तो क्वालिफाई हुआ था। क्वालिफाई, क्योंकि क्वालिफाई के डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, बाकी तो डेटा पब्लिकली नहीं होता, वो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। क्वालिफाइड का ये है कि वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद होता है, तो हम वहाँ से चेक कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि यार अल्लाह का शुक्र है चीज़ें हैं। अच्छा, एक बस लास्ट उसमें मेरी एडवाइस ये होगी कि यार अगस्त अटैम्प अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, तो आप अगस्त अटैम्प के लिए जाओ। अफोर्ड इन सेंस कि आपका टाइम इतना, वरना मैं कहूंगा कि आप अगस्त अटेम्प्ट ड्रॉप करके अक्टूबर या दिसंबर तक देखें। सिंसियरली एक बार तरीके से पढ़ लें, एक बार, बजाय इसके कि हर 2 महीने बाद डीमोटिवेशन हो, फिर 2 महीने बाद डीमोटिवेशन हो, फिर नहीं महीने बाद डीमोटिवेशन हो। इससे बेहतर है कि नहीं यार, एक आध अटेम्प्ट ड्रॉप करनी है, कर लें। 180 आवर्स का हमारा कंटेंट होता है, 180 आवर्स कवर करने के लिए मुझे नहीं लगता एक महीना इनफ है। आप जुलाई में खड़े हो, अगस्त तक नहीं हो सकता। और अगर कवर भी हो जाएगा तो प्रैक्टिस कब करेंगे, पास पेपर केस स्टडीज कब करेंगे, थ्योरी कब करेंगे। तो मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर कोई बाकी लेक्चर के थ्रू कवर करने में इंटरेस्टेड है तो यार वो अगस्त में ना जाए, वो कोशिश करे अक्टूबर या दिसंबर। हमारे सीए में तो 6 महीने का मिनिमम कोर्स होता है, और बहुत सारे लोग आज आज ऐसे हैं, आज आज ही बच्चे ने मुझे बोला 2027 के लिए एडमिशन लिया है, दिसंबर 2027, 27, 26 नहीं कह रहा, 27, 1.5 साल पहले उसने एक्सेस ले लिया मुझसे, फॉर्म उसमें उसकी इंडक्शन हुई है, उसने बोला सर दिसंबर 27 में पेपर दूंगा, आप मुझे अभी से दे दो। क्यों भाई, क्यों भाई? इसीलिए कि नहीं जी, वो प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, हर चीज पे काम करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अप्रोच और टॉपिक सीक्वेंस ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम बहुत सारी डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी थोड़ी सी बात कर ली। सक्सेस स्टोरीज, अच्छा यार, जो लोग आ गए हैं हमारे पास, जरा मैं चाहूंगा चैट के थ्रू मुझे बता दें प्लीज, एनीवन जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैंने काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आमना है आई गेस, और कौन था जी, अरूबा, अरूबा सॉरी। तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड जो है ना, क्या कहते हैं, आप प्लीज, जी, अरूबा अनम्यूट हो आप। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।
आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी अनम्यूट हो गए आप। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। जी। अस्सलाम तो वालेकुम। आप वालेकुम सलाम, मुझे थोड़ा बताएं आपने किस अटेम्प्ट में पास किया है। सर, अफान मैंने जी आए रीसेंट हुए। अटेम्प्ट में, जून अटेम्प्ट में पेपर क्लियर किया है। ठीक है, तो बस 2 मिनट हैं हमारे पास क्योंकि और भी लोग हैं और हमारे पास 9:15 पे ईशा की नमाज पर हमने सेशन का कवर करना है, खत्म करना है। तो आप मुझे बताएं इस अटेम्प्ट में आपने ऐसा क्या किया जो पिछले अटेम्प्ट में नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से आपको लगता है कि पेपर पास हुआ। ओके। अच्छा, मैंने इससे पहले एक अटेम्प्ट दी थी फरवरी में। उसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे आप अभी बता रहे थे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस पे गई थी। बट मैंने रिस्क मैनेजमेंट को स्किप कर दिया था। उसमें से मैंने फॉरेक्स को। यस, उसमें मैंने करेंसी रिस्क को किया था, और मैंने इंटरेस्ट रेट को नहीं किया था, रिस्क को। और पेपर में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन फेब अटेम्प्ट में भी उसी से आया था, इंटरेस्ट रेट से। तो इस टाइम मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम फॉरेक्स, और वो मैंने आपके लेक्चर्स लिए थे, आपके पोर्टल पे जो अवेलेबल है। उसके अंदर जो आपने फॉरेक्स के तीनों पार्ट्स 1 2 3 बनाए हुए हैं, उसको मैंने फॉलो किया था। आपकी प्रैक्टिस किट्स वगैरह जो भी आपके हैंडआउट्स हैं, वो सब प्रैक्टिस किए थे। तो मैंने फॉरेक्स पे अपनी अच्छी ग्रिप की थी, और बाकी कॉन्सेप्ट की तो मेरे पास थे नॉलेज, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। और मैंने मटेरियल बहुत कम रखा था प्रैक्टिस वाला। मैंने ये नहीं कि मैंने हर चीज को करना है प्रैक्टिस, या हर चीज में मैंने घुसना है, ये नहीं मैंने किया था। मैंने बहुत लिमिटेड सा मटेरियल रखा था, और उसमें मैंने वो सब चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स को किया था मैंने ग्रिप। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि पेपर में कोई ऐसी चीज की थी जो आपने पहले नहीं की हो पेपर के दौरान। यस। लास्ट टाइम जब मैंने केस स्टडी सॉल्व की थी, तो वो मैंने एक्सेल पे की थी, जब मुझे पता नहीं था कि उसको कैसे करना ओके। चाहिए। फिर जब मैंने आपके लेक्चर्स लिए थे, तो उसमें आपने एक लेक्चर में जो आई कैप के सॉफ्टवेयर पे हम्म, सॉल्व करना सिखाया हुआ है, वो वाला लेक्चर मैंने देखा था, और मैंने उस अप्रोच को फॉलो किया था इस अटेम्प्ट में। तो वो मेरे ठीक है। लिए हेल्प किया था। चलिए जबरदस्त, तो आपने फॉरेक्स हमारे पास से कवर कर लिया, बाकी चीजें आपके पास पहले से कवर थी और उससे ये यस। होगा कि आपको बड़ी आसानी हुई। चलिए थैंक यू वेरी हाँ मच, जी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द थैंक बेस्ट। यू। अफान आप देखें अनम्यूट हो गए। अलैक्म सर, वाई आवाज़ आ रही सलाम। जी जी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अफान फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फिजिकल बैच में भी थे हमारे फरवरी के। और आई है? डोंट थैंक नो शायद उस टाइम में आपने पेपर शायद नहीं दिया था मेरे ख्याल से। ठीक है, आपके जी जी। साथ काफ़ी लोग थे। आमिर साहब थे, उन्होंने पेपर दिया, क्वालिफाई हो गए। जैजी थे, क्वालिफाई हो गए माशाल्लाह। उस टाइम की तो बड़ी यादें हैं। काफ़ी सारे पुराने पुराने लोग क्वालिफाई हो गए थे फिजिकल वाले। खैर, तो मुझे थोड़ा जल्दी से बता दें अफान, कि आपने इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या किया था और किस तरह से तैयारी की थी और पेपर के दौरान क्या किया था। जी सर, मैं ये एसएफएम के कोर्स को मैं तकरीबन पिछले साल से फॉलो कर रहा था। पिछले साल तकरीबन 1 साल हो गया मुझे। मगर मुझे ये मसला आ रहा था कि मैं कोर्स को कवर नहीं कर पा रहा था कहीं से भी। एसएफएम का कोर्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, जिसकी वजह से मुझे कवरेज में काफ़ी इशू आ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं फिजिकल क्लासेस लूंगा। मैंने फिजिकल क्लासेस आपकी ली थी। इसमें ये होता है कि मैं 1 to 1 इंटरेक्शन करके आपसे बात कर लूँ, और आसानी से मैं चीज़ों को समझ सकूँ। जो चीज़ ना क्लियर हो वो फौरन पूछ लूँ। उसके बाद फिर मैंने कोर्स कवरेज पूरी की आपकी, आपने जो भी करवा, मतलब सारे टॉपिक्स की। देन फिर उसको मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मैं आपके कोर्स को पूरा कवर कर लूंगा तो मुझे चीज़ें आ जाएंगी, बट मैं कॉन्सेप्चुअली समझ करके पेपर, असल में आईसीएमए के पेपर जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस पे होते हैं। और मुझे उसके उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की कि ये वाले टॉपिक कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ जा करके मिलता है, इसको किस किस तरह से एंगल से देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझा रट्टा मारने के बजाय। मैंने अब आपने जिस तरह से करवाया था सर, वो तो भूल ही नहीं सकते थे टॉपिक। और पैटर्न पैटर्न तो आपके टॉपिक से याद था। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। देन फिर मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ फिर मैंने नॉर्मल फिर मैंने प्रैक्टिस की थी आपके, जो आपने जो भी अपने टॉपिक्स करवाए थे उसकी प्रैक्टिस की। देन फिर मैंने अपने पास पेपर्स, आईसीएमए के पास पेपर्स जो 2019 के अटेम्प्ट हैं और जो रिसेंट अटेम्प्ट हैं, जो फैब 2025 से लेकर के अब तक के जितने भी पास पेपर्स सही। थे, प्रैक्टिस की, ताकि मुझे ये समझना है कि आईसीएमए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जबरदस्त, तो आप मुझे एक बात चीज और बताएं कि मिस्टेक लॉग वगैरह कुछ बनाया था आपने, या वो आप जो अपने कॉन्सेप्ट लिखते थे बस उसी को फिर आप फॉलो करते थे। जी जी, मैंने मिस्टर मिस्टर ब्लॉग बनाया था। मैंने आपको आपको क्लासेस में भी बताई थी मैंने।
कि सर मैं मिस्टेक जबरदस्त। लॉग देखिए और मिस्टेक लॉग मैंने डिस्कस किया था हम्म, थोड़ी देर पहले। आई डोंट नो अफान थे नहीं थे। मैंने ये हम्म, बच्चों को बोला कि मिस्टेक लॉग जरूर बनाएं। ठीक है ना, जी पीछे जी मैंने ये बात की। तो आपने उससे मुझे ये भी होता ये है कि आपको आसानी हो जाती है। चलिए ऐसे ही जबरदस्त यार, और विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा। मुझे याद है आपने शायद फिजिकल क्लास के वक्त कहा था नहीं मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूंगा, एंड जी जी माशाल्लाह उसका आपको फायदा हुआ। एंड जी आई सर विश यू ऑल द बेस्ट। राना आप अनम्यूट हो गए। अच्छा, आमना भी ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमें एक मिनट, आमना से बात कर लेते हैं चलें पहले। जी आमना, आपने देखें आप अनम्यूट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज वालेकुम आ रही सलाम। है मेरी से? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर पेपर। माशाल्लाह। थैंक यू आप सो मच पीआई सर। के नॉन पीआई के ये भी बता दें पहले मुझे, तो मैं बाकी अफान जी नॉन सर, पीआई मैं के नॉन थे, पीआई के अभी नॉन पीआई के मैं हैं, नॉन ठीक है पीआई रेगुलर। के का था मेरा। और मैंने कुछ फिजिकल क्लासेस भी आपकी ली थी, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की क्लासेस तकरीबन सारी ली थी। बाकी आगे के टॉपिक्स की मैंने ऑन एंड ऑफ ली थी, लेकिन यह है कि ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने ऑलमोस्ट सारे लिए थे। लास्ट टाइम मेरा जो फोकस था वो मेन टॉपिक्स पे था, लाइक एनपीवी पे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में मेरा काफ़ी टाइम लिया था। फिर उसके बाद फॉरेक्स पे मैंने बहुत कम टाइम दिया था। बिजनेस वैल्यूएशन पे भी एक लिमिटेड टाइम दिया था, मर्जर एक्विजिशन वगैरह। लेकिन ये मैंने मेन टॉपिक्स कर लिए थे। कुछ कुछ जैसे फॉरेक्स में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो कि उस टाइम पे फैब अटेम में मैंने कवर नहीं की थी। और इंटरेस्ट रेट पे मैंने इंटरेस्ट रेट हेजिंग पे भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। और लेकिन इस अटेम्प्ट में मैंने अपना जो स्टार्ट किया था वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन से किया था, जिसमें मेरी बॉन्ड वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन वगैरह ये टॉपिक्स जो थे कहने को तो इजी होते हैं, लेकिन जब इनके एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत मल्टीपल मल्टीपल वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इनको सबसे ज़्यादा फोकस किया था। फिर उसके बाद मैं आई थी फॉरेक्स पे। फॉरेक्स पे मैंने अपना फोकस किया था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपना यही देखा था कि फॉरेक्स से एमसीक्यूज भी आए हुए थे और एक एफआरए की केस स्टडी भी आई हुई थी। और ओके। इसलिए मैं इस दफ़ा मैंने अपना फॉरेक्स पे ध्यान दिया था। और टॉपिक्स इस तरह से मैं पढ़ती जा रही थी कि एक टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा। अगर दूसरे टॉपिक में कोई चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीवियस टॉपिक से लिंक कर रही है, तो मैं उसको ऑन स्पॉट उसी वक्त ही ना देख लेती थी, रिवाइज कर लेती थी कि ये किस इस टॉपिक में ये चीज़ लिंक कर रही थी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो कंफ्यूजन हो जाती है टॉपिक्स में कि ये चीज़ हमने कहाँ से पढ़ी थी। कभी हमें लगता है ये क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आ रहा है, कभी हमें लगता है ये क्वेश्चन जो है वाईटीएम से है। तो इस तरह से हम लोगों को मैंने अपनी ये अप्रोच रखी थी। पेपर के दौरान और कोई जहाँ ऐसी तक चीज आप बताएंगी, टिप्स पेपर के दौरान बच्चों को जी जी, क्या करना पेपर के चाहिए क्या दौरान नहीं करना चाहिए? पेपर के दौरान जो सबसे पहली मैंने जो चीज़ इस दफ़ा अपनी रखी थी, मैंने टोटल टेक्स्ट बॉक्स में सॉल्व किया था। इवन के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हम्म, क्वेश्चन था, उसको भी मैंने इस तरह से लिया था। इवन के मेरा लेंदी हो गया था, मेरा काफ़ी टाइम केस स्टडी ने लिया था, लेकिन मैंने फिर भी उसी पे ही टाइम दिया था कि हर ईयर की एक अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाई थी, बजाय टेबल बनाने के। जैसे ईयर वन में सेल्स इतनी है, ये इतना है, वो उन सबको मैंने अपने पास पहले पेपर पे सॉल्व करा और डायरेक्ट मैं उसको जो है फिगर्स जो भी थी वो लिखती जा रही थी, या फिर एक्सेल पे सॉल्व करके कॉपी पेस्ट कर रही थी। ये मेरी एक अप्रोच थी। और अजम्पशन जरूर लिख नहीं रही थी मैं, कि कहीं पे मुझे लग रहा था कि नीड है यहाँ पे कि मैं एग्जामिनर को बता ठीक है। सकूं कि मैंने इस चीज पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, कि कोई कंफ्यूजन ऐसी कुछ ना हो। तो इसलिए मैंने वो अपनी एक अप्रोच रखी थी कि अजम्पशन मुझे लगता है कि हमें लिखनी चाहिए। इवन के ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन हो तो हमें उसमें भी अजम्पशंस लिखनी चाहिए। चलिए जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट दी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अरीब, आप देखें अनम्यूट हो गए। लास्ट मिनट हम फिर सेशन को एंड करेंगे। वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल अरीब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेपर पास हुआ थैंक माशाल्लाह, यू क्वालिफाई हुए। थैंक यू सर। थोड़ा सा प्लीज लास्ट एक मिनट में जरा अप्रोच बता दें कि आपने पढ़ाई में क्या अप्रोच फॉलो किया और पेपर के दौरान क्या फॉलो किया। सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा ये पेपर कौन सा टाइम में क्लियर हुआ है। तो जितने भी बच्चों का पेपर दिया गया है तो वो उसमें मायूस नहीं हूँ, निकल ही जाएगा। बस आपको ये लगे रहना है, आपने अटेम्प्ट मिस नहीं करनी है और आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। अब वो एक सर्टेन लेवल पे निकलता है, क्योंकि जब मैं फेल होता रहा तो मैं उससे चीज़ें लर्न करता रहा।
पहले मेरा FRA वीक था। मैंने आपके अप्रैल अटेम्प्ट में मैंने आपके फॉरेक्स के लेक्चर लिए थे, लेकिन मैंने जो आपका थर्ड लेक्चर्स थे ना, थर्ड जो स्पेस थी, वो मुझसे इंटरेस्टेड मिस हेजिंग। हो गए थे। इंटरेस्ट रेट हैजिंग, और पेपर में वही आ गया, और वो पेपर नहीं हुआ। इस बार मैं वो भी करके गया था, तो इस बार भी पेपर में वैसे ही उससे लिंक आया। तो मैंने उसका ये किया कि मैंने उसकी पहले थ्योरी भी लिख ली थी, और थोड़ी सी सिर्फ उसकी कैलकुलेशन करी एक्सेल में, और वो पेपर पास भी हो गया। लेकिन सबसे पहले पॉइंट यही है कि आप अपना सिलेबस उठाएं। आप सबसे पहले अपने सिलेबस के 17 चैप्टर्स हैं, उसमें आपको हर चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर आप देखेंगे आपको प्रैक्टिस किसकी करनी है, क्योंकि SFM ICMA का कोर पेपर है। तो ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये ACCA का AFM और CA से भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे होते हैं SFM में। वो अलग बात है, कॉपी पेस्ट भी चल रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिस ही सब कुछ कर सकती है। आपकी थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लाइक आपका फॉरेक्स वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि बाय हाई और सेल लो, मैं सब भूल गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन आपका ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, और आगे भी ये मेरे पास काम आता रहेगा। और अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, वैसे ही आप अगर आप सिलेबस उठाएं, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप ChatGPT से पूछें। आपको, आप जब हम्म। तक उससे क्वेश्चंस करते रहें, जब तक आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब इतना आप समझ जाएं कि आप दूसरे को समझा सकें। जब आपको एक इस चीज़ पे ग्रिप आ जाएगी, तो फिर आप इजीली पेपर पास कर सकते हैं। चलिए जबरदस्त। थैंक यू अरीब एंड थैंक विश यू यू सो ऑल द मच। बेस्ट। थैंक मैं यू। बाकी लोगों से भी ये कहूंगा कि देखें ये अप्रोच है, दिस इज द मेन स्लाइड। ठीक है ना, अगर कोई इन चीजों पे काम कर ले और ये रीजंस पे काम कर ले, बस ये जो पीछे स्लाइड थी दिस वन, तो मैं समझता हूँ कि यार पेपर बिल्कुल निकलेगा। बिल्कुल मायूसी नहीं होनी चाहिए, मायूस नहीं हो। ठीक है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप काम करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल आखिरी बात मैं करूंगा, ईशा की नमाज का टाइम हो गया, मुझे निकलना होगा। देखिए मैं जितनी मेहनत कर लूँ, आप जितनी मेहनत कर लें, पेपर पास करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अल्लाह की मर्जी। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि दुआ भी ज़रूर करें, और जितनी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हुए, मैं उनमें मैं भी शामिल हूँ, कि शायद मतलब जैसे कहते हैं ना कि दुआ ज़्यादा असर करती है मेहनत ऐसा नहीं है कि नहीं करनी, बिल्कुल करनी है, मेहनत भी करनी है, मेहनत भी ज़्यादा करनी है, ताकि आपकी जो दुआ है वो अल्लाह ताला को नज़र भी आए कि आप मेहनत करो, मगर दुआ भी बहुत करनी है। और कोई बात नहीं, कबूल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कबूल नहीं होगी, होगी, बिल्कुल कबूल होगी, और वो अलग मैटर है, किसी और दिन बात करेंगे कि कबूलियत की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट शक्लें होती हैं। ठीक है ना, तो डीमोटिवेट ना हो, लास्ट मेरा मैसेज यही है। और अपने लिए भी दुआ करें, और अपने साथ और जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान में जो लोग पेपर दें, सबके लिए दुआ करें। अगर सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, तो पता नहीं किसकी दुआ किस एक में कबूल हो जाए। ठीक है जी, चलें पॉजिटिव रहें। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझे मेरा तजुर्बे का निचोड़ है, जो मैं इतना सालों से CA पढ़ा रहा हूँ, और जो है ना क्या कहते हैं, उससे पहले भी मैं तकरीबन 21 साल से टोटल पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरे तजुर्बे का निचोड़ था, जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया, कि जिन बातों को आप कंसिडर करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज दुआ में याद रखिएगा। बाकी मेरा नंबर मौजूद है, अगर किसी ने कोई वैसे गाइडेंस लेनी हो इंडिविजुअल, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज का टाइम हो गया, आप लोग भी नमाज के लिए चले जाए। खुदा हाफिज़।